डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग विषयों पर, ताकि आप स्वस्थ रहें, किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी ना आए। और हम सभी जानते हैं कि दीपावली हमारे देश का बहुत बड़ा त्यौहार है, साल भर हम इसका इंतज़ार करते हैं। ये त्यौहार एक संदेश भी लेकर आता है कि अंधेरों को मिटाना है और रोशनी की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन इन खुशियों के माहौल के बीच हम ये भी जानते हैं कि आतिशबाजी भी हर साल होती है और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आतिशबाजी जहां अपनी खुशी का इजहार करने का एक माध्यम है, वहीं इसके साथ ही साथ कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। आप जानते हैं कि दीपावली के समय वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा हो जाता है। पहले से ही वायु जहां प्रदूषित है, वहां पटाखों की वजह से कई तरह की जहरीली गैसें इसमें और शामिल हो जाती हैं और पूरा क्षेत्र एक तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। इसके साथ ही कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। उन लोगों के लिए जीना मुहाल हो जाता है जिन्हें पहले से ही सांस की समस्याएं हैं, अस्थमा है या फिर और सांस संबंधी कोई भी उन्हें एलर्जी है, उनके लिए और भी चीज़ें कठिन हो जाती हैं। वहीं इसके साथ जहां ये खुशियों का त्यौहार है, हम साल भर इसका इंतज़ार करते हैं, अलग अलग तरह से अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं। रोशनी का त्यौहार होने की वजह से हम दिए जलाते हैं, अपने घरों में लाइटें जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, जिनसे कई बार आग लगने की भी कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और इसके जद में आकर कई गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों आतिशबाजी अपने हाथ जला देते हैं, कई बार आग लग जाती है। हम यही प्रभु से कहेंगे कि इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, सबका त्यौहार खुशियों के साथ भरा हो। लेकिन कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए आज इस विषय को हम लेकर आए हैं कि खुशियों का ये त्यौहार खुशियों का ही रहे और कोई ऐसी समस्या ना हो। इसीलिए दीपावली में अस्थमा और जलने की समस्याओं से जुड़ा हुआ आज का हमारा विषय है। कारण और निदान के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि दीपावली का त्यौहार है, हम सभी जानते हैं कि आजकल सभी लोग व्यस्त हैं, घर की सफाइयाँ हो रही हैं, तैयारियाँ हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ की और तैयारी करनी है, वो ये कि त्यौहार मनाते हुए कुछ बातों का ध्यान शुरुआत से ही रखना है। उसके लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करें, अपने घर में किस तरह की व्यवस्था रखें, बच्चों को कौन कौन सी विशेष बातें आपको बताने की आवश्यकता है, घर में बुजुर्ग हैं तो उनके लिए क्या आपको करना है, ये सब भी आप ज़रूर दिमाग में रखें। इसकी भी तैयारी अभी से कर लें। तो अगर आपके कोई सवाल हैं आज के विषय से जुड़े हुए, तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, जिस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061, टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लें। आपको बता दें कि हमारा नया ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। तो चाहे आपकी कॉल्स हो या फिर ईमेल हो, सभी हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे और उनका जवाब, आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचेगा कार्यक्रम के दौरान ही। और अब मुलाकात करवा देते हैं हमारे आज के दो जो ख़ास विशेषज्ञ हैं, जो आज के विषय के बारे में हमें और विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता जी हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप पूर्व एचओडी हैं पल्मोनरी मेडिसिन विभाग, वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली से। तो ख़ास तौर पर सांस संबंधी जो भी समस्या हो सकती हैं और उनके लिए आपको क्या करना है, उनके सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में सर हम समझाएंगे। डॉक्टर अर्चना सिन्हा है, सहायक प्रोफेसर बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग, वीएमएमसी सफदरजंग अस्पताल से। आप हमें बताएंगे कि अगर किसी तरह की आग लगने की घटना होती है, दुर्घटना होती है और किसी को बर्न आता है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है। ख़ासतौर पर बच्चों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का आज के कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम एक वाइब के साथ है, दीपावली की वाइब के साथ। तो साथ ही साथ दर्शकों को हम ये भी कहेंगे कि दीपावली की खुशियाँ आपकी इसी तरीके से चमकती रहे, दमकती रहे और रोशन रहे, इसीलिए आज का हम कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज इस विषय से जुड़ी हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर आपकी कॉल्स लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे।
नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। दिवाली करीब है और इसके साथ ही प्रदूषण की चिंता भी बढ़ रही है। सर्दियों के मौसम में प्रदूषण तो वैसे ही बढ़ जाता है, लेकिन दिवाली के पटाखे इसमें और इजाफा कर देते हैं। पटाखों से निकली जहरीली गैसें हमारे श्वसन तंत्र पर सीधा असर डालती हैं। बिल्कुल भूमि, और यही वजह है कि दिवाली की रात कई शहरों में प्रदूषण का स्तर अचानक कई गुना बढ़ जाता है। खासकर अस्थमा के मरीजों के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। घर की सफाई और पेंट की गंध भी ऐसे लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो इस दिवाली जश्न मनाना है, लेकिन सावधानी भी बरतनी है। खासकर सांस के मरीजों को धुएं से बचने के लिए घर में रहना चाहिए और बाहर जाने पर N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। दिवाली का आनंद लें, लेकिन ध्यान से, ताकि आपकी खुशियों में कोई खलल न पड़े। धन्यवाद और आपको दिवाली की शुभकामनाएं। तो हमारे एआई एंकर कृष और भूमि की तरफ से आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो उन्होंने बातें हमें बताई हैं उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहूँगी, दीपावली हम बात करते हैं रोशनी की, खुशियों की, मिठाइयों की, नए नए कपड़ों की, लेकिन सही बात है जब ऐसा त्यौहार होता है तो कोई नकारात्मक बातें क्यों सोचना चाहेगा, लेकिन हमें मालूम है कि कई तरह की समस्याएँ भी त्यौहार के साथ सामने आती है, खासतौर पर दीपावली में। तो सांस संबंधी समस्याओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली नज़दीक है और ये भी सब लोग जानते हैं कि ये जो दिवाली के जो दिन होते हैं, स्पेशली अक्टूबर से जो शुरू होकर के मेरे ख्याल से जनवरी तक मान लीजिए, ये 2-3 महीने बहुत ज़्यादा कष्टदायक होते हैं, स्पेशली दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहाँ पर पोल्यूशन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उसके कारण है कि जो हवा में जो प्रदूषण है उसकी मात्रा कई कारण से बढ़ती है। एक तो मौसम की ठंडक की वजह से सारा धुआं जो है वो हमारी सरफेस पे आ जाता है, और इसके अलावा जो धुआं और जो कण है वो जो स्मॉग के साथ जिसको मिलते हैं, फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बन जाता है, वो भी हमारे अंदर प्रवेश करता है, जिसके कारण बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधक हमें रोग हो सकते हैं। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ने लगता है, सबसे पहले तो हमको लगता है कि आंखों में इरिटेशन हो रही है, नाक में खुजली, खांसी हो जाना, चेस्ट टाइटनेस हो जाना, चेस्ट पेन हो जाना, सांस की रुकावट, सांस फूल जाना, ये सब होता है। और दिवाली के दिनों में जब हम लोग, जैसे कि हम लोग दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारी हवन सामग्री वगैरह भी जलाते हैं, ऐसे बहुत से लोग भी जो हैं जो पटाखे जलाते हैं, और बहुत सी जो लोग, जैसे सर्दियाँ आ जाती है, ठंड आ जाती है, तो हम लोग आग सेकने के लिए भी बहुत सी चीज़ें जलाते हैं, तो उससे हमारा और धुआं बढ़ने लगता है। किसान भाइयों को तो पता ही है कि इन दिनों में जब धुआं बढ़ने लगता है तो उसकी तकलीफ हमको ही सहन करनी है। जी जी जी। तो यही कारण है कि दिवाली के दिनों में अक्सर हमको ये सांस की बीमारियां हो जाती हैं, स्पेशली उन व्यक्तियों को जो पहले से ही या तो सांस के रोगी हैं, या फिर वो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जैसे 5 साल से कम के बच्चे हो गए, ज़्यादा उम्र के बड़े लोग हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, जिन लोगों को पहले से ही सांस की तकलीफ़ हो, या फिर हार्ट की तकलीफ़ हो, या फिर किसी किस्म की और बीमारियां साथ में हो, या फिर वो व्यक्ति स्पेशली जिनको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन के कारण इन्वॉल्व हैं। अब दिल्ली में जैसे कि बहुत से लोग ट्रैफिक के लोग हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग धुएं में ही रहते हैं, या फिर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इन व्यक्तियों को तो विशेष तौर से ये सब सहना होता है। तो यही ऐसा समय है जिसमें हमें हेल्दी सीज़न मानते हैं हम विंटर्स को, लेकिन इन दिनों में सबसे ज़्यादा अब बीमारियां हमें मिलने लगी हैं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे हमने आपको शुरुआत में कहा कि ये हैप्पी सीज़न है, खुशियों का समय है, लेकिन आपकी खुशी में किसी तरह की समस्या ना आए, आपकी खुशी ऐसी ही बरकरार रहे, यही हमारा प्रयास है। आपको डराने का या फिर आपको किसी तरीके से उदास करने की कोशिश हमारी नहीं है। विपिन है एक दर्शक हमारे साथ, जिन्होंने हमें कॉल किया है सागर से, मध्य प्रदेश के सागर से हैं फोन लाइन पर। विपिन जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। मैम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि अस्थमा की जो समस्या होती है मैम, इन सर्दियों में जो मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा इस मौसम में समस्याएं होती हैं, और बाकी जो महीने होते हैं उसमें तो वो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन ये 4-5 महीने तो काफ़ी गुजारना मुश्किल होता है, और चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो ऐसे में क्या करें और कैसे सावधानियां बरतें, इसके बारे में जानना था। और दूसरा सवाल एक और था कि टीबी का लक्षण और अस्थमा के लक्षण भी कुछ मिलते जुलते ही होते हैं, तो शुरुआती तौर पे हम कैसे पहचानें और इसकी पूरा इलाज है या नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि फेफड़ों की जो नलिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और इसका इलाज पूरा नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्या करना? बिल्कुल विपिन जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। तो पहला आपका सवाल हमारे आज के विषय से ही जुड़ा हुआ है, एस्थमा के बारे में आपने जानना चाहें, सर क्या बताना चाहिए? हाँ, 2 सवाल उन्होंने जो पूछे हैं। पहला जो पूछा कि एस्मा के क्या लक्षण हैं और इन दोनों में क्यों बढ़ जाता है और क्या प्रिवेंशन की जा सकती है, और दूसरा क्या टीबी से उसका कोई सिम्टम्स से अलग करें। ऐसा टीबी के सिम्टम उनसे नहीं मिलते हैं। टीबी में हम ये बोलते हैं, जो कार्डिनल सिम्टम होते हैं, ये बोलते हैं कि अगर किसी को हल्का बुखार रहता है, नाइट स्वेट्स रहते हैं, 15 दिन से ज़्यादा खांसी रहती है, खांसी में बलगम आता है, बलगम में कभी खून आ जाता है, शरीर गिरा रहने लगता है या भूख नहीं लगती है, तो उस व्यक्ति को टीबी के लक्षण मान सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए और टीबी का पता लगाया जा सकता है। और टीबी समय रहते पे अगर इलाज करें तो पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये सर, जैसा कि आपने कहा कि आपको कोर्स जरूर पूरा करना है, उसके बीच में नहीं छोड़ना है। और ये कोर्स सरकार द्वारा मिलता है, पूरा फ्री मिलता है। और इसके साथ में आपको, अगर आप ढंग से इस कोर्स को करेंगे तो हम पूरे आप स्वस्थ बन सकते हैं। जहाँ तक एस्थमा का संबंध है, दमा की जो बीमारी है वो आपकी बिल्कुल सही कहा कि ये सांस की नलिकाओं की एक बीमारी है, जिसमें कि जो हमें संवेदनशील हो जाती है, सिकुड़न आती है, उसमें सूजन आती है, बलगम बनता है और खांसी और सांस की तकलीफ हो जाती है। 2 तरह से बीमारी उसको देख सकते हैं। एक वो व्यक्ति जिनके की फैमिली हिस्ट्री होती है, उन लोगों को, जिसको हम जेनेटिक टेंडेंसी कहते हैं, उन व्यक्तियों को जल्दी ये समस्या आने की उम्मीद होती है। और दूसरा वो व्यक्ति जिनको की फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, लेकिन किसी और कारण, जैसे कि पहले कभी टीबी हुई हो या इनको इस्नोफिलिया हुआ है या फिर किसी और कारण, जिसको हम फेनेटिक किस्म के रोग बोलते हैं, तो वो वाले जो व्यक्ति हैं उनको जब दमा हो जाता है। इन दोनों में क्यों बढ़ती है, इसके कई कारण हैं। कारण ये है कि ये चेंजिंग सीज़न है। इन सीजन्स में हम जो एस्मा का जो बीमारी है उसको ट्रिगर करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यकता पड़ती है, कुछ कणों की, कुछ चीज़ों की, जिसमें कि एक ठंडी हवा भी हो सकती है, जिसमें आपके जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। घर में आप अभी दिवाली की जो सफाई करते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे कण निकलते हैं जो ट्रिगर्स का काम करते हैं। उन ट्रिगर की वजह से सांस की नलिकाओं के अंदर जो है वो सूजन आ जाती है, उसकी वो संवेदनशील हो जाती है, उसमें सिकुड़न आ जाती है और उसकी वजह से आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। अगर आप ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर के द्वारा बताया हुआ जो इनहेलर्स ठीक प्रकार से नहीं ले रहे हैं, तो ये आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। डॉक्टर क्या करता है, आपको दवाई बताएगा, आप शुरू करेंगे, जब आप ठीक होने लगते हैं तो आप इसको इनहेलर का प्रयोग बंद कर देते हैं। अक्सर ये लोग सोचने लगते हैं कि हमें इनहेलर की आदत पड़ जाएगी, इसलिए भी नहीं लेते हैं। तो यही कारण है कि आपकी बीमारी जो है वो 4-5 महीने आपको इस प्रकार परेशान करती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप ठीक से दवा लेंगे तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह भी रह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बस ये तो हर एक बीमारी में कहा जाता है कि आप कोर्स ज़रूर पूरा करें। और जैसे कि आपने टीबी के बारे में बात की, तो उसमें भी यही है कि आपने अगर बीच में छोड़ दिया, कई बार लगता है कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गए तो दवाएं लेना बंद कर देते हैं, वहीं आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। नागा नहीं करना बिल्कुल भी। डॉक्टर अर्चना, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अभी हमने बात की सांस की, यानी जो पोल्यूशन है, धुआं है, उसकी वजह से। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप जब पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि क्योंकि बहुत सारी लाइटिंग होती है तो उससे भी शॉर्ट सर्किट्स भी हो जाते हैं, मतलब कई तरह की दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं रहती है। इस बात को हम नकार नहीं कर सकते, इसको, इसमें दो राय नहीं है। तो इसको लेकर हमें पहले से किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? मैं इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। स्पेशली 3 तरह के बर्न की बात करी आपने। एक आपने बात करी थर्मल बर्न्स की, जो कि आग लगने से लगती है। दूसरी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल बर्न्स की, जो तारे वगैरह दिवाली में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लाइटों का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पटाखों के से क्रैकर बर्न्स की। तो थर्मल बर्न्स में जो दिवाली में सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखने की है कि हम जो हमारा जो पहनावा है, हम इंडियन क्लोथ्स पहनते हैं जो कि लूज़ होते हैं और इस तरीके के कपड़े मटेरियल के बने होते हैं जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। सिंथेटिक, खासतौर पर सिंथेटिक ग्लॉसी कपड़े। जी, स्पेशली छोटे बच्चे, बच्चियां जो दुपट्टे लगा के गले में, तो उन सब से आग पकड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो मेरा ये कहना है इस चीज़ में कि आप कोशिश करें कि आप कॉटन के, प्योर कॉटन के कपड़े पहने। और दूसरा कि बच्चों को स्पेशली चुस्त और मोटे कपड़े पहनाएं, सो दैट वो आग से, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोन है आग लगने के लिए।
दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल बर्न्स की, जब हम लाइटें लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो तारे हैं वो ज़मीन के स्तर पे ना जाएं, वो ऊपर से छत के पास से या दरवाजे के पास से जाएं, और किसी भी एंड को जहाँ पे नंगी तार है उसको नंगा ना छोड़ें, उसको टेप लगा करके उसको कवर करें, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कोई भी बच्चा कभी भी उसको टच कर सकता है। तीसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं क्रैकर बर्न्स की, जी। अगर हम पटाखे जला रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को हमेशा निगरानी में ही पटाखे जलाने दें। जब कोई बच्चा पटाखा जलाने जा रहा है तो वो बंद जगह नहीं होनी चाहिए, क्लोज स्पेस नहीं होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए जहाँ पे पटाखे जलने की और बच्चे को पीछे हटने की पूर्ण जगह मिले। और अगर आप पटाखे जला रहे हैं तो कोशिश करें कि वो छोटा कैंडल या छोटा माचिस से ना जलाएं, एक बड़ी कैंडल ले लें, उसको एक लकड़ी के इस पे सिरे पे बांध दें, सो दैट आप दूर से पटाखे जला सकें, ताकि आपको पीछे हटने का समय मिल सके। जो पटाखे जले नहीं, आधे जल, मतलब आपको लगा कि आपने आग लगाई और वो जला नहीं, उसको वापस चेक करने ना जाएं, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स उस टाइम पे होते हैं। बच्चे जाते हैं कि अरे ये पटाखा तो फूटा नहीं, और उस टाइम पे वो पटाखा फट जाता है और इंजरी होती है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं। दिया जो है आप कभी भी फ्लोर के लेवल पे ना रखें, ज़मीन पे ना रखें, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा चांस होता है कि आपका साड़ी या आपका दुपट्टा वो दिए में लग सकता है और आग लग सकती है। तो इन सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बर्न को बहुत ही मतलब मैक्सिमम लेवल पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये तो प्रिकॉशंस हैं, यानी इन सब बातों का आप ध्यान रखें, इन्हें ना करें। लेकिन फिर भी भगवान न करे अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, आपको क्या किसी तरह की किट भी पहले से तैयार करके रखनी चाहिए, ताकि जिसे जो हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, सावधानियों की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या क्या हो सकता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत आपको क्या करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मदन तिवारी एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें सीवान से कॉल किया है। मदन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो मदन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी मदन जी, स्वागत है, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बताइए क्या प्रश्न है। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अस्थमा रोग का मुख्य लक्षण क्या है? क्या हर सांस रोग अस्थमा की श्रेणी में आता है? ठीक है, लक्षण क्या क्या है सर अस्थमा के लक्षण? जी तिवारी जी, अस्थमा हम उसको कहते हैं जिसमें कि सांस की नलकी में रुकावट आती है। तो आपको एक चेस्ट में ऐसा लगता है कि टाइटनेस है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, या लेते हैं तो उसको छोड़ने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। जब छोड़ते हैं तो उसमें से हो सकता है कि सीटी की सी आवाज़ आती हो उसके अंदर, या खांसी में खड़खड़ की आवाज़ आती हो, सांस फूलता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यही सब, इसी को हम अस्थमा के लक्षण बोलते हैं। ये अचानक उठता है, जो खांसी है अगर उठती है तो लगातार उठती हुई खांसी है, और अक्सर रात को स्लीप भी आपकी डिस्टर्ब करती है, नींद भी आपको डिस्टर्ब करती है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आपको होते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के अपना एक बार चेकअप करवाएं, उसी से वो बता पाएंगे। एक सांस की जांच होती है जिसको हम लंग फंक्शन या पल्मी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। वो टेस्ट करने से हमें पता लग जाता है कि आपकी कितनी रुकावट है और दवाइयों से उस पर कितने % सुधार आएगा। तो ये दवाइयाँ जो हैं वो देने के बाद वो रोग जो है काफ़ी हद तक काबू में आ जाता है। जी, एक और कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से में फ़ोन लगाया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, बताइए क्या प्रश्न है। नंद स्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो नंद स्वरूप जी, क्या अब तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हेलो नंद स्वरूप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आपका फिर से कॉल लगे नंद स्वरूप जी, आपके सवाल को हम ज़रूर कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, चाहे वो आपका ईमेल हो या फिर आपकी कॉल है, सब हम लाइव ही कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सर, अभी हमने बातचीत की, कुछ ऐसे खास तौर पर हमने देखा अस्थमा पर सवाल आ रहे हैं कि बहुत सारे दर्शकों के। इसके अलावा क्या अस्थमा तो एक है कि आपको ये समस्या है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों में जिन्हें अस्थमा नहीं भी है, कई बार हम बच्चों में भी देखते हैं कि कई ट्रिगर्स इस मौसम में होने शुरू हो जाते हैं। मौसम में क्या, मैं दीपावली की बात करती हूँ, दीपावली से लेकर अगले 2-3 दिन बहुत ही मुश्किलों भरे हो जाते हैं। और हम तो ये भी देखते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में छुट्टियाँ तक करनी पड़ती हैं स्कूलों की। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, दमा जो है वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि हम उसको नहीं पहचान सकते या उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। बस समस्या ये होती है कि लोग जो हैं वो
डॉक्टरी सलाह लेने लेट पहुंचते हैं। जी। एज़मा जो है वो अगर हम देखें हमारे हिंदुस्तान में तो लगभग 3% पॉपुलेशन जो है वो एज़मा से सफ़र कर रही है और बच्चों में वो 4 से 20% तक इंसिडेंस हो सकता है। किंतु अब प्रॉब्लम यह है कि 75% लोग जो हैं या तो इलाज कराने नहीं जाते हैं या फिर अपना ठीक से इलाज नहीं करते हैं। तो एज़मा जो होती है वो एक ऐसी तकलीफ़ है जो कि सांस की नलकियों में एक स्पंदनशीलता आ जाती है, संवेदनशीलता आ जाती है, जिसके कारण वो सिकुड़ जाती हैं और वो सिकुड़ने का जो उसका ट्रिगर होता है वो ट्रिगर हमारे बाहर से एनवायरनमेंट से भी आता है, जो कि जैसे कि ठंडी हवा से भी हो सकता है, पोल्यूटेंट से भी हो सकता है। जो हम दिवाली में हम सफाई करते हैं उनमें जो कण निकलते हैं जिसके बारे में आपने बताया वो हाउस डस्ट होती हैं, जो आपके पोलन्स होते हैं, आपके फंगल्स मोल्ड स्पोर्स होते हैं। जैसे कि जो लोग घर में डांगर पालते हैं, कुत्ता बिल्ली रखते हैं तो उनके बालों से भी एलर्जी हो जाती है, कुछ खाने की वस्तुओं से भी एलर्जी हो जाती है। तो कोई भी ट्रिगर हो सकता है जिसकी वजह से वो अचानक अटैक उठ जाता है, अचानक एकदम खांसी आ जाती है, खांसी बार बार लगातार होती है, सांस में तकलीफ़ होती है, सांस में आवाज़ आती है, तो आपको पता लगता है कि आपको सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई है। और ऐसे समय में अगर आप तुरंत डॉक्टरी सलाह ले लेते हैं, इलाज कर लेते हैं, इनहेलर शुरू कर देते हैं, तो ये आपकी समस्या कंट्रोल में आ जाती है। ये जो दिन है, दिवाली के जो दिन है, इन दिनों में ज़्यादातर समस्या इसलिए भी उठती हैं क्योंकि हम दिवाली में सफाई करते हैं, हम घर की सफाई करते हैं, पुराने वुलन्स निकाल रहे होते हैं, तो ये ट्रिगर्स भी होते हैं, पुराने किताबें, पुराने जो कबाड़ फेंक रहे होते हैं, तो उन सब की वजह से अटैक की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको करना ही है तो आप मास्क लगा लें और हमेशा कवर करके रखें। मास्क को फिर जब आप सफाई हो जाए पूरी तरीके से तभी आप उसको उतारें, तो आपका ये संभावना कम हो जाएगी। जी सर, जैसे आपने मास्क के बारे में बताया, तो पहले तो हमारे यहाँ पर मास्क को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो कोविड का समय था, लोगों ने वो समझने लगे कि मास्क नॉर्मली भी पहना जा सकता है। पहले वो होता था कि आप हॉस्पिटल में हैं, कुछ उस अगर आपको पहले हम हेल्थ केयर वर्कर के साथ में करते थे, अब हम जनता भी मास्क पहनती है। तो अब हम जैसे दीपावली की बात करें तो जो थोड़े सेंसिटिव हैं या बच्चे हैं या फिर आप पटाखे जलाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त भी क्या मास्क लगा, ये कह सकते हैं? देखिए, मास्क हमारे पास, मास्क का मतलब होता है कि कई तरह के मास्क आते हैं। कुछ लोग कपड़े का मास्क बनते हैं, कुछ डबल कपड़े का, कुछ स्कार्फ लगा लेते हैं, तो कोई सर्जिकल मास्क लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये जो मास्क हैं ये हमको प्रिवेंट नहीं कर सकते कीटाणु या जो कण है, जो ट्रिगर्स हैं वो अंदर जाने से। केवल एक N95 या N99 मास्क होता है जो काफ़ी हद तक इसको प्रिवेंट कर सकता है, तो हम उस मास्क की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, मास्क लगा देना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, मास्क को एक वेल फिटिंग होना चाहिए ताकि कहीं से भी चारों तरफ से हवा उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। केवल दिखाने के लिए मास्क लगाना ही नहीं है। दुनिया में मैंने देखा है कि मास्क लगा के रखते हैं लेकिन नाक के नीचे रहता है, साइडों से हवा जारी होती है, कुछ ही काम करने के लिए हटा लेते हैं। तो एक बार अगर आपका एक्सपोजर हो गया तो वो फिर मास्क का इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मास्क लगाना है तो फिर N95 मास्क लगाएं, तभी लगाएं, वो व्यक्ति लगाएं जिनको सबसे ज़्यादा इसका डर है, जैसे कि जो पहले से एज़मा के व्यक्ति हैं या जिनको पहले से कोई चेस्ट की कंडीशंस हैं, वो ज़रूर लगाएं, या जिनको ऑक्यूपेशन का एक रिस्क है वो लगाएं, जिनको जैसे कि आपने पहले जिसका जिक्र किया वो ज़रूर लगाएं। और कोशिश करें कि जब तक वो खतरा है ट्रिगर्स का तब तक वो मास्क लगा रहना चाहिए। सर, एक कॉलर है नंद स्वरूप जी, फिर से जुड़ गए हमारे साथ। नंद स्वरूप जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बताइए क्या प्रश्न है? हेलो जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। जी मैं जानना चाहता हूँ कि जो पटाखे चलाए जाते हैं, बच्चे चलाते हैं, तो ऐसी दशा में कान को, आँख को, शरीर को जब जल जाते हैं तो उस समय डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं होते, तो प्राथमिक उपचार हम घरेलू किस प्रकार से कर सकते हैं? और दूसरी चीज, जो महिलाएं पकवान बनाती है, अच्छा पकवान बनाती है, कभी कभी तेल उनके ऊपर गिर जाता है, वो पूरी तरह से वो जल जाती है, या उबलते आलू का पानी उनके ऊपर छलक जाता है, वो जल जाती है, तो उस समय में क्या कैसे बचाव करना चाहिए? क्योंकि कहीं भंग न पड़ जाए, तो इसलिए हमें पटाखे सावधानी से जलाना चाहिए। बहुत अच्छे सवाल है नंद स्वरूप जी, और आपके सवाल हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं। अक्सर मैम इस पर हम बात ही नहीं करते कि ये वो समय है जब पकवान भी बहुत बनते हैं, पूड़ियाँ छन रही होती हैं और भी पकवान बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कई बार महिलाएं इसकी जद में आ जाती हैं। और दूसरा जो इनका सवाल था बच्चों वाला, कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो प्राथमिक चिकित्सा या फिर कहें हमारा फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? मैं इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से जवाब देना चाहूँगी। अगर भगवान ना करे, अगर आप जल गए हैं, आपका बच्चा जल गया है, तो दो तरीके का जलन हो सकती है। ये आइदर माइनर बर्न्स जिसमें शरीर का एक छोटा सा हिस्सा जला है, और मेजर बर्न्स।
अगर माइनर बर्न्स हैं, मतलब शरीर का कोई एक छोटा सा हिस्सा जला है, तो आपको तुरंत से बर्न का फर्स्ट एड का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। आपको तुरंत से उस शरीर के हिस्से पे पानी डालना है, उसको आप जाइए और नल को खोल दीजिए, नल के नीचे उस शरीर के हिस्से को रखिए। जो समय है, कितने देर तक आपको रखना है, ये सबसे ज़रूरी है। कम से कम 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट, या फिर तब तक रखिए जब तक आपके शरीर के उस हिस्से की जलन कम नहीं हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आपने 20 मिनट तक ये कर लिया है, तब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको उस कपड़े, उस शरीर के उस हिस्से को एक साफ़ कपड़े में लपेट दीजिए और कोशिश करिए कि आप जो भी आपके आसपास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उनके पास जाइए और उनको दिखाइए। वो देखेंगे कि किस हद तक जला है और उसके हिसाब से वो बताएंगे कि इसमें क्या इलाज की पट्टी की ज़रूरत है या ऐसे भी ठीक हो सकता है। अगर मेजर बर्न है, तो अगर आग लगी है शरीर में, या फिर तेल से जले हैं या गर्म पानी से जले हैं, अगर आग लगी है शरीर में किसी के, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आग को बुझाना। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि वो व्यक्ति उस वक्त बहुत विचलित होता है, उसको नीचे लेटाइए ज़मीन पर और उसको रोल करने के लिए बताना है, मतलब उसको ज़मीन पर लोटना है ताकि आग जो है वो अपने आप ही बुझ सके। जब एक बार आग बुझ गई, तब उसके ऊपर पानी डालिए। अगर वहीं पे तुरंत आपके पास पानी का सोर्स है तो उसको पानी के सोर्स के पास लेके जाइए। पानी के नीचे उसको भी 20 मिनट तक, टैप वाटर होना चाहिए, नल का पानी, ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी नहीं लगाना है। ठंडा पानी 20 मिनट तक रखिए और उसके बाद फिर आप उसको, सेम चीज़ है, जो भी कपड़े जल गए हैं उनको आप अगर आसानी से उतार सकते हैं उसको उतार दीजिए। जो भी गहने या घड़ी या आपने अंगूठी कुछ भी पहन रखी है, बेल्ट, उसको उतार दीजिए और साफ़ कपड़े में लपेट करके पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर के जाइए। सेम चीज़ है अगर आप तेल से जले हैं, पानी से जले हैं, क्रैकर से जल रहे हैं, पटाखों से, इलाज सेम है। आपको वो जो हिस्सा जला है, आपका अगर शरीर जला है, तो पानी के नीचे लेकर के जाना है, पानी में 20 मिनट तक रखना है। ये एक्चुअली सबको यही लगता है कि हमने पानी तो डाल दिया था, वो पानी 30 सेकंड की कांटेक्ट में रहा, उससे कुछ नहीं होगा। 20 मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर तब तक जब तक आपके शरीर की खुद जलन कम नहीं हो जाए, जब तक खुद वो पेशेंट ना बोले कि हाँ अब तो कम जल रहा है, अब जलन थोड़ी कम लग रही है, तब तक आपको वो हिस्सा पानी में रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं फिर से उसको दोहरा रही हूँ कि पानी जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी नहीं लगाना है। और उसके बाद उसको साफ़ कपड़े में लपेट करके आप किसी भी अस्पताल में या किसी भी अगल बगल आपके जो भी नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं उनके पास जाइए और डिपेंडिंग ऑन कि कितना गहरा जला है उस हिसाब से वो इलाज करेंगे। जी मैम, लेकिन कुछ ऐसे कुछ दवाइयाँ भी बताते हैं कि ये लगा लें, बाम लगा लें, मतलब जो बर्न्स के लिए होती है तो ये लगानी चाहिए वो? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको जो घरेलू उपचार हैं, जैसे कि बहुत कॉमन है टूथपेस्ट लगाना, रतन जोत लगाना, बहुत लोग अंडा, आटा, आलू, बहुत सारी चीज़ें लगा करके आते हैं। कृपया करके कुछ भी नहीं लगाएं। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका जो बर्न वुंड है, जो जला है आपका शरीर का हिस्सा, वो अभी इन्फेक्शन नहीं है उसमें किसी भी तरीके के कीटाणु नहीं है, पर हम जो भी बाहर का पदार्थ लगाते हैं उसकी वजह से वो कीटाणु उसमें आ सकते हैं। जी। तो सबसे ज़रूरी है बस उसको आप पानी डाल करके और अस्पताल लेकर के जाएं। जी जी बिल्कुल। देखिए, तो ये कुछ बातें भी हैं, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या नहीं करना, क्या करना है तो सभी बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना ये भी जानना बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी बात है, और ख़ास तौर पर जब भी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। तो फिलहाल छोटा सा ब्रेक। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज के स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं दीपावली के त्यौहार की, और साथ ही साथ त्यौहार आपका इसी तरीके से जगमग रहे, खुशियों से गुलजार रहे। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है। आप अपने स्तर पर पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी निभाएं कि उस तरह के कार्य ना करें कि प्रदूषण बढ़े, और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह की दुर्घटना की चपेट में ना आए। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो 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 जी, राम जी जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए क्या सवाल है आपका? शुभकामनाएं जी। आपको मैं बाहर निकलता हूँ जी, हवा लगता है, छींक आने लगती है जी। अच्छा,
और आंख भी लाल हो जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। सर कई लोगों को कोल्ड एलर्जी भी होती है, तो क्या ये वही है? हाँ, ये जो सिम्टम इन्होंने बताया कि कोल्ड के एक्सपोजर से इनका जो ट्रिगरिंग है, जिसमें कि इनको स्नीजिंग होते हैं, एक बड़ा टिपिकल सा एक फिनोमेना होता है, जिसमें पहले एक नाक में एक इचिंग सेंसेशन होता है, उससे स्नीजिंग्स होती है, उसके बाद एक वाटरी डिस्चार्ज आता है, फिर एक नोज स्टफी हो जाती है, आँखों में खुजली होना, कानों में खुजली होना। ये एक एलर्जिक राइनाइटिस का हम इसको शब्द यूज़ करते हैं, वो होता है जो कि एनवायरमेंटल ट्रिगर से और ठंडी हवा दोनों से होता है। मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ, जैसे कि लोग गर्म बिस्तर में सोते हैं, जैसी ठंडी जगह में ठंडी ज़मीन पे पैर रखते हैं तभी अचानक इनको ये होने लगता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप टेम्परेचर अनइवन जैसे होता है वो नहीं हो, तो आपको ये इस प्रकार की संभावना कम हो जाएगी। ठंडी हवा में अगर आप जा रहे हैं बाहर, अगर आप नोज़ कवर रखेंगे तो ये ट्रिगर नहीं होगा। अगर किसी को एलर्जी की समस्या है, सिर्फ ठंडी हवा से नहीं, वो घर में जैसे कि पुरानी किताब, पुराने कपड़े ये से निकालने से भी अटैक हो जाते हैं, कुछ चीज़ों से और भी अटैक हो सकते हैं। तो अगर ऐसी समस्या है तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, नेज़ल स्प्रेज के रूप में दी जाती हैं, कुछ टैबलेट्स के रूप में दी जाती हैं, तो उसको लेने से भी निदान हो सकता है आपका। तो आप एक डॉक्टरी सलाह ले लें और उसके अनुसार इलाज करें। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारे दर्शक थे, और जैसे कि हम एलर्जीज के बारे में, ट्रिगर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये भी उन्हीं में से एक, मेरे ख्याल से कह सकते हैं उसी श्रेणी में ही आता है। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने ब्रेक से पहले कहा कि क्या ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपने बताया कई बार टूथपेस्ट लगा लेते हैं लोग बर्न के ऊपर, कई लोग आटे को रैप कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। तो और क्या क्या नहीं करना चाहिए इस लिस्ट में, और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अगर आपका शरीर का ज़्यादा हिस्सा जल गया है, बहुत लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि पानी नहीं डालना चाहिए, पानी डालने से ख़राब हो जाता है। जी जी जी। तो वो बिल्कुल नहीं सोचना है, पानी आपको बिल्कुल डालना ही है। अगर मेजर बर्न हुआ है, जो आप कह रहे हैं, अभी हमारी ब्रेक के दौरान बात हो रही थी कि टूथपेस्ट और ये तो आटा बहुत कॉमन है, सब लोग करते हैं, हमने भी किया है। तो अगर बहुत छोटा बर्न है, बहुत ही लाइक आपकी उंगली जली है या हाथ का बहुत छोटा सा हिस्सा जला है, तो उसके लिए इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक रह जाएगा। मगर अगर बहुत शरीर का ज़्यादा हिस्सा जला है तो उस केस में ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठंडा पानी या बर्फ़ नहीं लगाना है पेशेंट को एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि अब दिवाली आ गई है, अब थोड़े दिनों में अब ठंड आ ही चुकी है लगभग। तो ये भी एक ध्यान रखना है कि जब पेशेंट जला है और आप उसको कवर करके अस्पताल भी लेकर के जा रहे हैं, तो उस समय में पेशेंट वार्म रहना चाहिए, गर्म रहना चाहिए, उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होकर के वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जी जी, नागेंद्र सिंह नेगी एक हमारे दर्शक हैं, उनका कॉल है, कॉल ले लेते हैं। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? जी जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, और दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी। आपको भी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं डॉक्टर साहब, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मदर 86 के हैं और फादर 92 के हैं जी। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो सुबह जब ये उठते हैं तो छींके और सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो धूप में जब इनको लाना होता है, तो ये इसके लिए क्या समस्या, ये जो फ्लू फ्लंजा या जो वायरल जो हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि बाकी तो मौसम AQI बहुत अच्छा है हिमाचल प्रदेश का जी, लेकिन बस ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमें नहीं बल्कि ये बाकी लोगों को भी है जी। ये हल्की फुल्की धुंध पड़ती है, वो 1 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाती है, और हिमाचल का मौसम बहुत बढ़िया है, रिश्तेदारों के भी फोन आ रहे हैं, सभी शहरों में बहुत बुरी हालत है। तो मैं तो ये कहूंगा कि दिवाली मनाने के लिए हिमाचल में आ जाओ, कुछ दिन तो गुजारो पहाड़ पर। बहुत अच्छी बात है नागेंद्र जी, और मुझे लगता है बहुत दर्शक सुन रहे होंगे, आपकी बात उन तक पहुंच रही है। तो मगर ये भी देखिए कि जब सभी लोग पहाड़ों की तरफ चल देते हैं छुट्टियों में, तभी बहुत समस्याएं हो जाती हैं, और आप ब्लेस्ड हैं, भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता जिनकी उम्र 92 है, 86 साल है, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, और आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर AQI की कोई चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपके कुछ सवाल हैं, उनका जवाब ले लेते हैं सर। हाँ, इनका बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कि 86 और 92 की इनके माता पिता की उम्र है, और उनको ठंड की वजह से इनको सवेरे छींके हो जाती हैं। ये बहुत कॉमन है। मैंने अभी जैसे बताया था कि टेम्परेचर वेरिएशन से प्रॉब्लम आती है, इवन टेम्परेचर से नहीं आती है। अगर एक ही टेम्परेचर चलता रहता है तो उससे हमें इतनी समस्या नहीं होती है।
टेम्परेचर की जब प्रॉब्लम आती है, जब हम जैसे गर्म एकदम बिस्तरे में है, खूब अच्छे से हम कंबल ओढ़ के रजाई ओढ़ के सो रहे हैं और सडनली आ जाते हैं बाहर, तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से तकलीफ होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो नाक का अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से लगभग 3-4 डिग्री नीचे ही होता है। तो लेकिन वो और भी जब नीचे चला जाता है तो उसके अंदर जो है ट्रिगर्स हो जाते हैं और वो छींकें आने लगती हैं। वो ब्लड वेसल की स्पैज़म की वजह से होता है। तो अगर उनसे ये कहें कि वो अपना नाक वाला हिस्सा कवर रखें तो ये समस्या उनको नहीं होगी, और पैर जरूर गर्म रखें तो टेम्परेचर डिफरेंस भी इतना नहीं होगा। ये दोनों का ध्यान रखें, प्रिकॉशन लेने से वो ठीक रहेंगे। जी, अब मैं डॉक्टर अर्चना आपसे जानना चाहूँगी कि जब कई सारी हमने बातें अभी तक की, लेकिन कुछ सवाल भी मेरे पास आ रहे हैं कि अगर वैसे कोई ज़्यादा बड़ा बर्न हो जाता है जिसमें आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? क्या वो फिर से वो स्किन आ सकती है या फिर शरीर के दूसरे भाग से उसे निकाल कर लगाया जा सकता है? क्या इसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर शरीर का काफ़ी हिस्सा जल गया है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो उसमें काफ़ी कुछ हिस्सा होता है जो सुपरफिशियल बर्न होता है, तो जनरली वो अपने आप से कुछ हफ्तों के दौरान हील हो जाता है, तो उसमें आपकी ही चमड़ी रहती है, वो हील हो जाती है। और अगर जो हिस्सा ज़्यादा जल गया है, जो ज़्यादा गहरा जल गया है, उस केस में हमें उस हिस्से को सर्जिकली रिमूव करके और उसको रीसरफेस करते हैं हम जब, तो वो आपके ही शरीर की दूसरे हिस्से की चमड़ी लेकर के वो लगाई जाती है। इसमें मैं कहूँगी कि स्कारिंग की अगर हम बात करें तो जो भी हिस्सा एक बार जल जाता है, फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल बर्न को छोड़ करके जो भी जला है वो हिस्सा, जो भी घाव से भरे, अपने आप से भरे सॉरी, या फिर हम सर्जिकली उसको ट्रीट करें, वो स्कारिंग रहेगी ही। बट मोस्टली जो है रहेगा वो पेशेंट की अपनी ही चमड़ी से उसका इलाज होता है और वो जली हुई। मैं भी एक बात ऐड करूंगा क्योंकि सफदरजंग अस्पताल की में हम दोनों कार्यरत हैं, तो सफदरजंग अस्पताल में एक स्किन बैंक भी बनाया गया है। एक्चुअली क्या है, ये जो स्किन है जल गई, उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स आ गए और इसको हम नई स्किन लगाने जा रहे हैं, तो क्या अगर उस व्यक्ति के पास उपलब्ध है तो उसको लगाई जा सकती है, किंतु अगर उसके पास इतनी स्किन उपलब्ध नहीं है तो हम इसको एक स्किन बैंक से भी लगा सकते हैं। तो स्किन बैंक का मतलब होता है कि हम अपनी स्किन डोनेट कर देते हैं। डोनर भी होते हैं स्किन के? तो कोई जैसे हम इसका भी हम बैंक हमारे अस्पताल में एग्जिस्ट करता है और इन्हीं का डिपार्टमेंट उसको देखता भी है। तो हम लोग चाहेंगे आपके माध्यम से ये बात भी बताना कि हमारे यहाँ पे एक स्किन बैंक है, चर्म बैंक है, जिसमें कि आप जैसे कि आप आंखें दान करते हैं, चमड़ी भी दान की जा सकती है। चमड़ी का फ़ायदा ये होता है कि वो 6 महीने तक वैलिड रहती है, इसमें कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी व्यक्ति को लगाई जा सकती है और एक अच्छा दान है, किसी की ज़िंदगी की हेल्प कर सकता है। सर जैसे नेत्रदान है वो, उसके तो आपको पता है कि आप जीवित रहते हुए आप ये नेत्रदान पहले नेत्रदान के लिए आप पहले से आप बुक कर सकते हैं। अब तो शायद गवर्नमेंट जो ऑर्डर निकालने जा रही है कि इसमें है इम्प्लाइड कंसेंट होगी कि जिसको हम ये चाहेंगे कि जो व्यक्ति मर रहा है वो अपना नेत्रदान का कंसेंट दे करके गया है। नेत्र में ये रहता है कि कॉर्निया जो होता है वो 6 घंटे तक वैलिड रहता है, तो इजीली निकाला जा सकता है। बाकी जो अंग होते हैं उनको निकालने के लिए बहुत कम समय की हमको विंडो पीरियड मिलती है। और चर्म जो होती है, ऐसी स्किन होती है जो हमारे पास काफ़ी अच्छी उपलब्ध भी रहती है और जो काफ़ी हद तक हमें कामयाब है इसमें। तो ये आप इसको बारे में भी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि चर्म दान भी किया जा सकता है। चर्म दान भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको कंसेंट देना होता है पहले से? हाँ जी, वो आप दे सकते हैं, पहले से भी दे सकते हैं। और अगर किसी रिलेटिव है तो वो भी दुर्घटनावश अगर किसी की आकस्मिक डेथ हो जाती है तो उसमें हमारे पास काउंसलर्स होते हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी कंसेंट दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। और ये जो चर्म है वो मृतक पेशेंट से लिया जाता है और हम 6 से मृत्यु के 6 घंटे से, अगर मौसम ठंडा है तो हम 12-15 घंटे तक भी ये चर्म हम लेते हैं मरीज से। हम अगर आप का कोई जो पेशेंट है वो अगर किसी अपने रेसिडेंशियल एरिया में अपने घर पे हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन है उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके घर जा करके वो स्किन हार्वेस्ट कर सकती है। और ये जो हार्वेस्ट की हुई स्किन है इसकी किसी पेशेंट से मैचिंग की जरूरत नहीं होती है। ये किसी भी ये किसी भी जले हुए पेशेंट पे, तो जले व्यक्तियों के लिए एक वरदान की तरह है। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी जानकारी भी है कि अगर किसी को ऐसा कोई बर्न हो जाता है तो वो भी ना घबराए। सफदरजंग अस्पताल में पूरी व्यवस्था है, इसका बैंक है जिससे ये आप सुविधा ले सकते हैं। उमाकांत जी एक दर्शक, आइए बात करते हैं। उमाकांत जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में। बिहार से आपने कॉल किया है, बताइए क्या सवाल है? बार सर्दी हो जा रहा है। अच्छा, बार सर्दी हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है।
हाँ, जो आप समस्या बता रहे हैं कि आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, छींके ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो ये हो सकता है कि आपको, जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे, कि एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, यानी कि एक नाक की एक समस्या है वो हो सकती है, जिसमें कि एलर्जी की वजह से आपको ऐसा बार बार हो रहा है। तो आप एक डॉक्टरी सलाह लीजिए, उसमें आपको जो दवा, जो हम नेज़ल स्प्रे आपको बताते हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ये भी संभव है कि हमने ये देखा है कि 60% व्यक्ति जिनको कि एलर्जिक राइनाइटिस होती है, उनको दमा की शिकायत भी साथ साथ होती है। जो लोग इसके बारे में जागरूक नहीं भी होते हैं, तो उसका भी समय रहते इलाज होगा, तो आपके फेफड़े की प्रोटेक्शन भी होगी, यानी कि फेफड़ा ख़राब नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने किसी डॉक्टर से संपर्क करके अपना चेकअप करवा लीजिए। जी जी जी, बिल्कुल। अब डॉक्टर अर्चना, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे अब बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत जानकारियाँ यहाँ पर कार्यक्रम के माध्यम से दी। अब हम जानना चाहते हैं कि चलिए, ये तो बात हुई कि आप हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे तो वहाँ पर तो जो इलाज होना है वो तो होना ही, लेकिन शुरुआती तौर पर हम घरेलू क्या क्या उपचार कर सकते हैं? जो नहीं करना, जो आमतौर पर हम करते हैं, वो तो आपने से बताया कि वो नहीं करने चाहिए, लेकिन और क्या किया जा सकता है? क्योंकि सर्दी ज़ुकाम होना, चोट लगना, इसमें तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बर्न को लेकर अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है, ये जो जलने के बाद जो घाव हो जाते हैं उसको लेकर। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि बर्न किस डिग्री का हुआ है और किस हद तक हुआ है, उस पर आपका जो मेन इलाज है वो डिपेंड करेगा। तो घरेलू उपचार आप तभी कर सकते हैं जब शरीर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा जला है, और उसमें वही मैंने बताया आपको कि पानी में उसको 20 मिनट तक रखिए, जब तक आपकी जलन नहीं खत्म हो गई। एक बार जब आपकी जलन खत्म हो जाती है तो कुछ आराम से अवेलेबल जो पर नारियल का तेल लगा दें, नारियल का तेल आप लगा सकते हैं। नारियल का तेल सबसे एक्चुअली अच्छा उपाय है। और आप ऑइंटमेंट्स लगा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, बर्नॉल टाइप का ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, हमारे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। बट स्टिल मेरा यही सुझाव रहेगा कि बेहतर है कि अगर ये रात का उपचार है, अगर आप तुरंत से इमरजेंसी में अस्पताल नहीं जा सकते हैं, बट उसके बाद अगर जब भी आपको समय मिले, एक बार जरूर आप एक्सपर्ट को जाकर के दिखाएं, सो दैट वो कितना गहरा है और कितना ज़्यादा बर्न है वो असेस कर करके जो प्रॉपर इलाज है वो आपको उसके बारे में सलाह दे सकें। जी देखिए, सबसे पहले तो जले के विषय में ये आता है कि रिमूवल फ्रॉम दी फायर। तो आप सबसे पहले तो उसको आग से दूर जितना ले आ सकते हैं, आग बुझाने का करिए, और उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर आग की वजह से बढ़ गया था उसको कम करने के लिए पानी का प्रयोग करिए। ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखनी है। और उसके बाद जब वो किसी और चीज़ की लेप लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज़्यादा आप इसको छेड़ाछेड़ी करेंगे उसमें उतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्य कीजिए। अपने आप कोई फालतू की ये तेल, पेंट, क्रीम वगैरह कुछ मत लगाइए, क्योंकि उससे हो सकता है कि फायदा हो सकता है नुकसान भी हो जाए। तो ऐसा काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल। और देखिए, इसमें कोई आप घर पर उस तरह की बैंडेज वगैरह भी नहीं कर सकते, उससे और चीज़ें बिगड़ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन और ख़राब हो सकती है। इंदर सिंह जी हैं इंदौर से एक दर्शक, आइए बात करते हैं। जी इंदर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी इंदर जी, बताएं, सवाल बताइए। अंजू मैम, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जी इंदर जी, आप इंदर सिंह जी, आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। रेडियो दर्शक का आज भी हूँ, और मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि एक आदमी अपने आर्गन दान करके कितने लोगों का जीवन दान बचा सकता है, नेत्रदान, बाकी और कुछ भी? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जी सर, आप बताना चाहेंगे? हाँ देखिए, आपका पूरा शरीर भी दान किया जा सकता है। हम लोग जो बात करते हैं, आपके 2 नेत्र हैं वो आप दान कर सकते हैं, आप हार्ट डोनेट कर सकते हैं, अब हम फेफड़े भी डोनेशन की बातें करते हैं, हम किडनी डोनेशन करते हैं। 2 किडनी होती है हमारी, सक्सेस हो गया। हाँ, हैदराबाद में भी करते हैं, दिल्ली में भी होता है, अब हमारे एम्स में भी होता था, प्राइवेट में भी शुरू हो गया है। तो फेफड़े भी दान किए जा सकते हैं, किडनी भी दान की जा सकती है, लिवर भी दान किया जा सकता है, चमड़ी भी दान की जा सकती है, और हड्डी तक दान की जा सकती है। तो दान करने के लिए आपका पूरा शरीर है, आप कंसेंट दीजिए, आपका पूरा शरीर किसी ना किसी व्यक्ति के लिए जीवनदायक हो सकता है। जी, और ये सोच ही बहुत सकारात्मक है जो आप इंद्र जी सोच रहे हैं कि क्या दान किया जा सकता है, कितने लोगों के जीवन को बेहतर किया जा सकता है। तो जितना मेरे ख्याल से अपने 5-6 अंगों का तो नाम लिया ही है सर यहाँ पर। मैंने तो 7-8 का नाम लिया। तो इतने लोगों का भला हो सकता है, और उन लोगों के से जुड़े हुए परिवारों का भला हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सोच कहाँ तक जा सकती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।
फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं दीपावली त्यौहार की, और साथ ही दीपावली के त्यौहार में आपकी जो खुशियां हैं, जो रौनक है, वो फीकी ना हो, इसीलिए आप कुछ बातों का भी ध्यान रखें। और हम सभी जानते हैं कि दीपावली के त्यौहार में जहां रोशनी होती है वहीं प्रदूषण भी बढ़ जाता है। प्रदूषण के साथ कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो सर, जैसे कार्यक्रम के दौरान हमने डिस्कस किया कि अस्थमा एक समस्या है जो और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं इसमें लोगों की। इसके अलावा सांस संबंधी और कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? हम इसको बोले स्वास्थ्य संबंधी तो शायद और भी समस्या आपको मिल सकती हैं। जैसे कि अक्सर पॉल्यूशन के जब बढ़ता है तो हमको आइज़ प्रॉब्लम आ जाती हैं, आइज़ में इरिटेशन होती है, आइज़ में रखना लगता है, और इसके लिए बोला जाता है कि आप आँखें बार बार धोइए। हमको नोज़ की प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी लोगों ने प्रश्न में भी पूछा कि छींके, जुकाम, खांसी सब आ जाता है। हमको गले की इन्फेक्शन में हो जाता है, हमको लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि निमोनिया की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है इन दिनों में। जो पेशेंट जिनको पहले से COPD है, जिनको स्मोकिंग की वजह से पहले से तकलीफ़ रही थी या एम्फाइसीमा था, उन लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जो लोग जिनको पहले कोविड हुआ था या जिनको पहले से कोई और लंग की कंडीशन है, जैसे पुरानी TB है, ब्रोंकाइटिस है, वो सारी समस्याएं इन दोनों में ज़्यादा उभर के बाहर आ जाती हैं, या फिर वो सीरियस भी हो सकते हैं इन दिनों में हो जाए। यही नहीं, पोल्यूशन से केवल लंग्स की ही समस्या नहीं होती हैं, इनके अलावा हार्ट अटैक भी बहुत कॉमन है। लगभग 20 से 25% जो है वो हार्ट अटैक की समस्या पोल्यूशन से लिंक्ड आती है। स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है। और जहाँ तक बच्चों का संबंध है, बच्चों में भी यहाँ भी देखा जाता है कि पोल्यूशन की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई की क्षमता भी कम हो जाती है। तो कहने का आपको हो सकता है कि रात को नींद ना आए, या आपको हो सकता है कि मेमोरी का भी आपको लैप्स होने लगे। तो पोल्यूशन से केवल यही नहीं है, और समस्या है। कैंसर का भी हमने देखा है कि बहुत तरह के शरीर में कैंसर जो है वो PM2.5 से लिंक्ड है या फिर पोल्यूशन से लिंक्ड है। तो ये पोल्यूशन जो है वो केवल लंग्स में ही इम्पैक्ट नहीं डालता, फेफड़े में ही चोट नहीं पहुंचाता, पूरे शरीर में कहीं भी चोट पहुंचा सकता है। तो आवश्यक है कि हम इस प्रदूषण के लिए खुद भी जागरूक हों, क्योंकि हम सफ़रर तो हैं ही, हम प्रोड्यूसर भी हैं पोल्यूशन के। गाड़ी हम ही चलाते हैं, आग हम ही लगाते हैं, पटाखे भी हम जलाते हैं, तो हम भी प्रोड्यूसर हैं उसके। इसलिए हमें भी जागरूक है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम ही इन चीज़ों को बंद करें, तो हमारे ही बच्चे इनसे बच सकते हैं। जी, तो ये तो बात हुई सर कि कैसे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर बच्चों की, बुजुर्गों की बात करें तो बात और भी गंभीर हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। इस पर मैं और आगे आपसे बात करूँगी। अब अर्चना जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब इस तरह की समस्याएं होती हैं, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो एक कॉस्मेटिक नुकसान भी कई बार हो जाता है, और वो एक स्वास्थ्य समस्या, एक दुर्घटना से के अलावा आपकी सोच, आप किस तरीके से जीवन को देखते हैं, उस पर भी एक बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है। और हमने देखा है कि इन दोनों कई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उससे हम किस हद तक ठीक कर सकते हैं, और क्या एक काउंसलिंग की भी आवश्यकता रहती है इसमें? जी, जलने के बाद, जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी कि जो हिस्सा एक बार जल जाता है, गहरा जल जाता है, वो अपने आप ठीक हो या हम सर्जिकली उसको ठीक करें, स्कारिंग या दाग उसका वो रह ही जाता है। तो इस चीज़ के लिए पेशेंट्स को, अगर वो आपके चेहरे पे है या हाथ पर है, जो कि बाहर दिखता है, विजिबल एरियाज़ हैं, उन पे होने की वजह से पेशेंट के ऊपर एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, उसके रिलेटिव्स के ऊपर बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि अब इसके आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। तो एक वो चीज़ है, बट एज अ डॉक्टर्स हमारा जो पहला कर्तव्य होता है वो पेशेंट की जान बचाना है। पेशेंट एक बार अक्यूट बर्न से निकल गया, उसके बाद जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, प्लास्टिक सर्जरी जो है, बर्न के पेशेंट को बचाने के बाद जो प्लास्टिक सर्जरी का एस्पेक्ट आता है, जिसमें बहुत ही छोटी सर्जरी से लेकर के बड़े से बड़े सर्जरीज हम करते हैं, ताकि आपका डिफॉर्मिटी, मतलब जो
असमानता हो गई, असमानता हो गई कार्य करने की क्षमता कम हो गई, तो उसको भी रिस्टोर करना वो तो है ही हमारा एम। बट जो कॉस्मेटिक इश्यूज होते हैं उनको भी हम बहुत हद तक प्रायोरिटी दे करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत हद तक कर भी पाते हैं। बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत इजीली हम उसको कर पाते हैं, बट बहुत जगह काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं जिसके लिए मुश्किल रहती है मरीजों को आगे। बिल्कुल, लेकिन आप ये है कि इलाज के लिए तैयार रहें। कई बार हम होप ही छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सदर अस्पताल जो है उसका जो बर्न्स एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट है, वो ये काम बहुत सालों से कर रहा है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जी। सिर्फ जो जलते हैं वो केवल यही नहीं है कि केवल चमड़ी में ही उनकी इंजरी होती है, उनके और ऑर्गन में भी इंजरी होती है, इनहेलेशनल इंजरी भी होती है, फेफड़े में भी इनकी तकलीफ होती है। तो बेसिकली पहला कर्तव्य तो ये रहता है कि उसकी जान बचाई जाए, तो उसके बाद वो इसको इस सक्षम बनाया जाए कि वो अपने पूरे कार्य वापस कर सके। और फिर तीसरी स्टेज होती है जो कॉस्मेटिक होती है, जो कि अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही है या किसी की और समस्या आ रही है, तो वो कार्य भी सदर हॉस्पिटल में किया जाता है और बहुत सक्सेसफुली होता है। जी जी, एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं जल्दी से उनसे भी। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी जी जी, मदन लाल जी, दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी। बताइए क्या सवाल है। मेरे सांस की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत कुछ मेहनत करूँ ना तो सांस बढ़ जाता है, दम बढ़ जाती है। सर आपकी उम्र कितनी है सर? एज कितनी है आपकी? है जी, उम्र कितनी है? उम्र तो मेरी 74 है। ठीक है, 74। आपको ये सांस की समस्या कितने वर्षों से है, जो काम करने पे आपको जो सांस फूल जाता है? हाँ, काम करने से ज्यादा फूलता है सांस। कितने समय से है आपको ये? चलता हूँ तो भी ज्यादा फूलता है सांस। नहीं, कितने समय से है आपको ये? अभी हुआ है या ये कब से है मदन लाल जी, कब से है आपको? 5-7 साल हो गई। अच्छा ठीक है, 5-7 साल हो। कोई आपको हार्ट की तकलीफ, ब्लड प्रेशर की तकलीफ, दमा की तकलीफ, सिगरेट बीड़ी पीना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इसके विषय में जानना होगा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर चलने से आपको सांस फूलती है तो आपका हार्ट और आपका लंग दोनों की जांच होना आवश्यकता है। साथ ये भी देखना है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है और या आपको कोई और किस्म की समस्याएं तो नहीं है। तो ये आप किसी एक डॉक्टर से मिल लें जो आपका पूरा चेकअप कर देगा, और अगर आप दिल्ली आना चाहें तो ये काम हम भी कर सकते हैं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आपकी क्या समस्या है। जी जी, लेकिन जैसे सांप फूलने की बात करते हैं सर, शॉर्ट ब्रेथ जिसे कहते हैं, उसमें अक्सर कहते हैं कि एक बार जांच आप दिल की जरूर करवा लें। और क्योंकि 74 साल की उम्र है तो इनको कराना ही चाहिए। पहले आवश्यक है हार्ट को रूल आउट करना। जी जी बिल्कुल। और अर्चना जी, चलिए ये तो बात हुई दीपावली से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं की, हमने बात की, लेकिन अगर हम वैसे भी अगर बात करें, हम ये जानते हैं कि पोल्यूशन का असर हर अंग पे आपके शरीर का पड़ता है, तो उसके लिए अपने स्किन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए ठीक है, कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि वो पार्टिकल्स आपके स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर जमा हो रहे हैं इस समय। स्किन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सुबह और शाम में, स्पेशली जब आप कहीं बाहर से घूम कर के आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, अपने घर से कभी भी बाहर निकल रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, तो जो पोल्यूशन है, जो पार्टिकल्स हैं, वो आपके स्किन पर और आपकी बॉडी पर, आपके बालों में हर जगह डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं। तो एक बार आने के बाद आप उसको ज़रूर साफ़ करें। अगर नहा सकते हैं तो नहाएं, और नहीं भी नहा सकते हैं तो एटलीस्ट अपना चेहरा और जो स्किन जो एक्सपोज थी, जो शरीर का हिस्सा आपका एक्सपोज था, उसको ज़रूर साफ़ करें। और जो बेसिक जो भी अवेलेबल हैं आपके पास, उनको मॉइस्चराइजेशन कर करके और क्रीम लगा करके उसको, स्किन को मॉइस्चराइज रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राई नहीं होना चाहिए, ड्राई होने से जो है वो आपका स्किन को ज़्यादा डैमेज करता है। तो साफ़ रखें और मॉइस्चराइज रखें। धूप में अगर आप निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन का प्रयोग ज़रूर करें। आप भले ही अभी पोल्यूशन की वजह से हमें नहीं उतना पता चल रहा है कि धूप तेज़ नहीं है, पर फिर भी सन की, हाँ जी, जो सूर्य की किरणें हैं वो रहती ही हैं, वो पेनिट्रेट कर ही रही हैं, तो इसीलिए सनस्क्रीन का प्रयोग ज़रूर करें। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो स्किन के लिए ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये थी हमारी आज की पूरी चर्चा, जिसमें हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे कॉलर्स भी थे जिनके सवाल थे, और हमने देखा कि काफ़ी जागरूक कॉलर्स थे, बहुत अच्छे सवाल आज के कार्यक्रम में आए हैं। तो सर, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, अर्चना जी आपसे मैं कहूँगी कुछ हमारे दर्शकों को क्लोजिंग नोट्स में कुछ बातें कहना चाहेंगे। हाँ, ये दिवाली का अवसर है, खुशी का अवसर है। आप सबसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सपोजर ना करें, अपने आप को एक्सपोज ना करें,
और कोशिश करें कि प्रदूषण ना क्रिएट करें। बिल्कुल, उससे बचे भी और उसको क्रिएट भी ना करें। जी जी मैम, मैं आप सबसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बर्न का इलाज बहुत हद तक संभव है, मगर जो उसका बचाव है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, उसकी वजह से हम मेजर बर्न्स को बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, और स्पेशली दिवाली के समय में दिया, पटाखे, तारों, इन सब से अपने बच्चों को और खुद हमेशा ज़रूर बचें। बच्चों को कभी भी बिना निगरानी के ना छोड़ें। छोटे बच्चों पे स्पेशली एक नज़र ज़रूर रखें कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बर्न आप बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर होगा आगे की इसके लिए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चना, आपका भी सर, आपका भी, आप भी स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा की। बहुत अच्छे कॉल्स भी थे और उनका बिल्कुल सही और हमारी कोशिश ये होती है कि जागरूकता हो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो आप किसी बीमारी के लिए बेहतर यही है कि किसी डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, वो बेहतर तरीके से आपको देख पाएंगे और उसके अनुरूप ही इलाज बता पाएंगे। लेकिन इस मंच के माध्यम से हम आपको अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर जागरूक करने का प्रयास करते हैं और यही हमारी कोशिश होती है। यहाँ आज आपसे हम इजाज़त लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई सवाल है, कोई राय है, कोई सुझाव है जो कि आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com, swasthkisanlive2024@gmail.com। तो यानी आप इस पर कार्यक्रम के बाद भी ईमेल कर सकते हैं आपके सवाल, आपके सुझाव, या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम स्वस्थ किसान लेकर आएँ तो भी आप हमें ज़रूर बताएं। उससे जुड़े हुए विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी हम आपके लिए कार्यक्रम में लेकर आएंगे ताकि सीधे आप उनसे सवाल पूछ सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से दूरदर्शन किसान की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो सुझाव दिए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसे गांठ बांधेंगे और अपनी खुशियों के इस त्योहार को यूं ही खुशनुमा बनाए रहेंगे। नमस्कार।